करंट अफेयर्स डाइजेस्ट का है। तो आज हमारे पास करंट अफेयर्स डाइजेस्ट से कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल्स और नोट्स हैं। ये हमें हमारे एक लिसनर ने भेजे हैं अच्छा। और उनका सवाल बड़ा सीधा था। वो कह रहे थे कि मैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए पर पढ़ रहा हूँ और इसमें एक नाम है यूरोपियन कमीशन जो बार बार आ रहा है। ये एक कॉमन सवाल है। हाँ, तो वो जानना चाहते थे कि ये आखिर है क्या भला? क्या हम 27 अलग-अलग देशों से डील कर रहे हैं या फिर किसी एक सुपर सरकार से? मुझे लगा ये सवाल बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल सही समय पर पूछा गया है। अभी हाल ही में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ओह हाँ, सही कहा। तो ये दिखाता है कि भारत के लिए ईयू की अहमियत कितनी बढ़ रही है। तो चलिए आज इन्हीं सोर्सेज की मदद से ईयू की इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये ईयू बना कैसे और क्यों? सोर्सेज में तो इसका जिक्र दूसरे विश्व युद्ध के बाद से मिलता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि दूसरे विश्व युद्ध की राख से एक आइडिया पैदा हुआ। आइडिया ये था कि अगर हम एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, खास तौर पर कोयला और स्टील जैसी चीजें, जिनसे हथियार बनते हैं। बिल्कुल, तो शायद हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। इसी एक छोटे से आइडिया से एकीकरण की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई जो दशकों तक चली। और फिर जैसा कि नोट्स में लिखा है 1993 में maastricht संधि के बाद यूरोपीय संघ का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। जी। आज इसमें 27 देश हैं क्योंकि 2020 में ब्रिटेन ब्रेक्जिट करके बाहर हो गया। इसमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी हैं और माल्टा और साइप्रस जैसे कह सकते हैं बहुत छोटे देश भी। और इन सब का मकसद एक ही था, एक विशाल सिंगल मार्केट बनाना, एक ऐसी जगह जहां सामान, लोग, पैसा और सेवाएं बिना किसी रोक टोक के मतलब फ्रीली एक देश से दूसरे देश जा सकें। समय के साथ ये सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आर्थिक ब्लॉक बन गया। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इतना बड़ा और विविध संगठन काम कैसे करता है? हमारे लिसनर्स के सोर्सेज में 4 मुख्य संस्थाओं का जिक्र है और मुझे लगता है कंफ्यूजन अक्सर यहीं से शुरू होता है। कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ईयू को समझने के लिए इसे एक 4 मंजिला इमारत की तरह देखिए। ओके, एक 4 मंजिला इमारत। हाँ, तो सबसे नीचे नींव में है यूरोपियन कमीशन। ये वो संस्था है जो हर कानून का ब्लूप्रिंट या कह ले पहला ड्राफ्ट तैयार करती है। इसके बिना कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। ठीक है, तो कमीशन हो गई नींव जो डिजाइन बनाती है। फिर पहली मंजिल पर कौन है? पहली मंजिल पर है यूरोपियन पार्लियामेंट। यहाँ 27 देशों के नागरिक सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, जैसे हम भारत में अपने सांसदों को चुनते हैं। ये लोग उस ब्लूप्रिंट पर बहस करते हैं, उसमें बदलाव सुझाते हैं और उसे पास या फेल करते हैं। एक तरह से ये ईयू की लोकतांत्रिक आवाज है। तो अगर पार्लियामेंट आम जनता की आवाज है, तो सदस्य देशों की अपनी अपनी सरकारों की आवाज कहाँ है? उनका भी तो कोई रोल होगा। बिल्कुल, यहीं आती है दूसरी और तीसरी मंजिल और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं। अच्छा। दूसरी मंजिल है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसे बस काउंसिल भी कहते हैं। इसमें सदस्य देशों के मंत्री होते हैं। जैसे अगर खेती पर कोई कानून बन रहा है तो सभी 27 देशों के कृषि मंत्री आकर मिलेंगे। ओके, मतलब विषय के हिसाब से मंत्री बदल जाते हैं। जी, अगर पर्यावरण पर बन रहा है तो पर्यावरण मंत्री मिलेंगे। अच्छा, तो ये मिनिस्टर्स की मीटिंग है। और सबसे ऊपर छत पर कौन है? सबसे ऊपर छत पर है यूरोपियन काउंसिल। ये है टॉप बॉस की मीटिंग। हाँ, तो बॉस। हाँ, यहाँ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष मिलते हैं, यानी जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति, स्पेन के प्रधानमंत्री। ये लोग रोज रोज के कानूनों पर बहस नहीं करते, बल्कि पूरी इमारत की दिशा तय करते हैं। वो बताते हैं कि अगले 5 साल में ईयू को किन बड़े मुद्दों पर फोकस करना है। ये एनालॉजी तो बहुत मददगार है। तो सीधे शब्दों में कहें तो यूरोपियन काउंसिल जो टॉप बॉस है वो विजन सेट करते हैं। यूरोपियन कमीशन यानी कार्यकारी शाखा उस विजन के आधार पर कानून का ड्राफ्ट बनाती है। जी। और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट जो जनता के प्रतिनिधि हैं और काउंसिल ऑफ द ईयू जो सरकारों के मंत्री हैं मिलकर उस कानून पर बहस करके उसे पास करते हैं। एकदम सही, आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समेट दिया। तो चलिए अब उस नींव पर वापस आते हैं, यूरोपियन कमीशन।
क्योंकि भारत की ट्रेड डील पर बातचीत तो यही कर रहा है। सोर्सेस कहते हैं कि इसे ईयू की कार्यकारी शाखा कहा जाता है। इसका असली मतलब क्या है? इसकी शक्तियां क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी और अनोखी शक्ति ये है कि पूरे यूरोपियन संघ में कोई भी नया कानून प्रस्तावित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कमीशन के पास है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि 27 देशों की चुनी हुई संसद यानी यूरोपियन पार्लियामेंट खुद से कोई कानून का प्रस्ताव भी नहीं रख सकती? नहीं रख सकते। सारा पावर बस इस एक कमीशन के हाथ में। ये तो सुनने में थोड़ा अलोकतांत्रिक लगता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ईयू की डिबेट का एक अहम हिस्सा भी। सिस्टम ऐसा ही है, पार्लियामेंट या काउंसिल कमीशन के प्रस्ताव को बदल सकते हैं, उसे पूरी तरह खारिज कर सकते हैं, लेकिन वे खुद से कोई नया प्रस्ताव नहीं ला सकते। मतलब पहल हमेशा कमीशन ही करेगा? हमेशा। ये शक्ति इसे बहुत ताकतवर बनाती है। ये तो हमारे सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है। भारत में तो कोई भी सांसद प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए कानून का प्रस्ताव रख सकता है। तो खैर, कानून प्रस्तावित करने के अलावा कमीशन और क्या करता है? एक बार कानून बन जाए तो ये सुनिश्चित करना भी कमीशन का ही काम है कि सभी सदस्य देश उसे ठीक से लागू करें। ये एक तरह से ईयू कानूनों का पुलिसमैन है। पुलिसमैन? हाँ, अगर कोई देश कानून का पालन नहीं करता तो कमीशन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है और उसे यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जा सकता है। यानी कानून बनाना, उसे लागू करवाना और उल्लंघन होने पर सजा दिलवाना। और बजट का क्या? इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। हाँ, ये ईयू के पूरे बजट का प्रबंधन भी करता है। हालांकि बजट को अंतिम मंजूरी पार्लियामेंट और काउंसिल देते हैं, लेकिन उसे तैयार करना, खर्च का हिसाब किताब रखना, ये सब कमीशन की जिम्मेदारी है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईयू की आवाज भी यही है। बिल्कुल। मतलब जब भारत एफटीए पर बात करता है तो वो जर्मनी, फ्रांस या इटली से अलग अलग बात नहीं करता, बल्कि सीधे यूरोपियन कमीशन से करता है। हाँ, जो उन सभी 27 देशों की तरफ से बात कर रहा है। वाह! व्यापार समझौते हो, क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हो, ये G7 और G20 जैसी बड़ी बैठकों में ईयू का प्रतिनिधित्व करना हो, ये सब कमीशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो इस कमीशन में होता कौन है? ये लोग आते कहाँ से हैं? क्या ये चुने हुए लोग होते हैं? कमीशन में 27 सदस्य होते हैं, हर सदस्य देश से एक, जिन्हें कमिश्नर कहा जाता है। अच्छा, हर देश से एक। जी, और हर कमिश्नर को एक खास विभाग दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मंत्रालय होते हैं, व्यापार, कृषि, पर्यावरण वगैरह। इन 27 कमिश्नरों के समूह को कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स कहते हैं। और इनकी मुखिया अध्यक्ष जैसे कि उर्सुला वॉन डेर लियन, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? हाँ, अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया दिलचस्प है। पहले यूरोपियन काउंसिल यानी सभी राष्ट्राध्यक्षों का समूह एक उम्मीदवार को नामित करता है, लेकिन ये काफी नहीं है। फिर उस उम्मीदवार को यूरोपियन पार्लियामेंट में जाकर बहुमत हासिल करना होता है। अगर पार्लियामेंट ने उन्हें खारिज कर दिया तो काउंसिल को नया नाम भेजना पड़ता है। तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। चलिए, अब कुछ हाल के ठोस उदाहरणों पर आते हैं जो इन सोर्सेज में दिए गए हैं। यूरोपियन कमीशन ने हाल में ऐसा क्या किया है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा हो? हाल के सालों में कमीशन ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। इसने बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक और एप्पल के लिए बहुत कड़े नियम बनाए हैं, जिन्हें टेक रेगुलेशंस कहते हैं। हाँ, जीडीपीआर का नाम मैंने सुना है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। बिल्कुल, उसने दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी को लेकर सोच बदल दी। इसका असर तो भारत की कंपनियों पर भी पड़ा है जो यूरोप में काम करती हैं। सही बात है। इसके अलावा कमीशन ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट, खासकर डीप फेक को लेकर भी बहुत सख्त रुख अपनाया है। अभी हाल ही में इसने गूगल के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की है। अच्छा, किस मामले में? इस आरोप में कि गूगल एआई को प्रशिक्षित करने के लिए पब्लिशर्स की सामग्री का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सिर्फ नियम ही नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भी चुनौती दे रहा है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कागजी शेर नहीं है। निश्चित रूप से, जब ईयू जैसा मतलब करीब $22.5 ट्रिलियन का बाजार कोई नियम बनाता है तो दुनिया की हर कंपनी को उसे मानना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी स्थित हो। इसे ब्रुसेल्स इफेक्ट कहते हैं, यानी नियम ब्रुसेल्स में बनते हैं पर लागू पूरी दुनिया में हो जाते हैं। ये तो कमीशन की बात हुई, पर ईयू की एक और बड़ी पहचान है जिसके बारे में सोर्सेज में लिखा है, शेंजन समझौता। हाँ, शेंजन समझौता शायद आम यूरोपीय नागरिक के लिए ईयू का सबसे बड़ा तोहफा है। वो कैसे? इसका मतलब है कि आप पेरिस में सुबह नाश्ते में क्रोएसेंट खाकर, बिना पासपोर्ट दिखाए ट्रेन पकड़कर ब्रुसेल्स में लंच कर सकते हैं और रात का खाना जर्मनी में खा सकते हैं।
इसके तहत सदस्य देशों के बीच कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। नियंत्रण जैसे मुद्दों पर अपने अधिकार एक साझा संस्था को दे देते हैं, तो क्या वे अपनी पहचान और अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा खो नहीं रहे होते? ये ईयू से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील बहस है। ब्रेग्जिट का एक बड़ा कारण यही भावना थी। और देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ साझा संप्रभुता के जबरदस्त फायदे हैं। लिथुआनिया जैसा छोटा देश अकेले अमेरिका या चीन से क्या ही मोलभाव कर पाएगा। लेकिन ईयू का हिस्सा होने पर उसे 27 देशों की सामूहिक शक्ति मिलती है। उसे दुनिया के सबसे अमीर बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। कई लोगों को लगता है कि ब्रुसेल्स में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए फैसले ले रहे हैं जिनका उनकी स्थानीय जरूरतों से कोई लेना देना नहीं। क्या ये डर वाजिब नहीं है? ये डर बिल्कुल वाजिब है और ईयू को लगातार इस संतुलन को साधना पड़ता है। शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन है। ईयू मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है जहां मिलकर काम करना फायदेमंद है, जैसे व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, पर्यावरण मानक। और बाकी मामलों में? लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मामलों में आज भी सदस्य देशों की सरकारों के पास ही अंतिम अधिकार है। तो ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। तो कुल मिलाकर अगर हम ईयू के आर्थिक आकार को देखें तो ये बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आंकड़ों के हिसाब से ये कितना बड़ा है? अगर हम इसे एक ब्लॉक के रूप में देखें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी? जी। सोर्सेस के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 30.5 ट्रिलियन डॉलर है और यूरोपीय संघ का संयुक्त आकार लगभग 22.52 ट्रिलियन डॉलर। और चीन की तुलना में? चीन की अर्थव्यवस्था लगभग 19.6 ट्रिलियन डॉलर है। तो एक ब्लॉक के रूप में ईयू चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका कोई भी निर्णय, चाहे वो टैक्स रेगुलेशन हो, कार्बन टैक्स हो या फिर भारत के साथ कोई व्यापार समझौता हो, हाँ, उसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रह सकता। उसका वैश्विक प्रभाव पड़ना तय है। निश्चित रूप से। और इसीलिए हमारे लिसनर का सवाल इतना महत्वपूर्ण है। भारत जब ईयू के साथ एफटीए पर बात कर रहा है तो वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अपने भविष्य के आर्थिक संबंधों की नींव रख रहा है। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि यूरोपीय संघ सिर्फ 27 देशों का एक समूह नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल, शक्तिशाली और लगातार विकसित हो रही व्यवस्था है। मतलब ये एक ऐसा प्रयोग है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये हमें हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजित प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। आर्थिक लाभ के लिए साझा संप्रभुता के यूरोपीय संघ के इस जटिल मॉडल को देखते हुए आसियान जैसे अन्य क्षेत्रीय संगठन इसकी सफलताओं और इसकी चुनौतियों जैसे ब्रेग्जिट से क्या सबक सीख सकते हैं? श्रद्धा ऑनलाइन क्लास से PDF ले सकता है।